हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। हम लोगों का इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस चल रहा है। रेसिडेंशियल स्टेटस चल रहा है और रेसिडेंशियल स्टेटस में हमने आपको ये बताया था कि किसी भी पर्सन का टैक्स लायबिलिटी बिना रेसिडेंशियल स्टेटस जाने हुए नहीं निकाला जा सकता है। इतना हमने बताया था आपको। किसी भी पर्सन का टैक्स लायबिलिटी उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जाने बिना नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस मालूम करते हैं कि उस पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, जो हम आपको पीछे के लेक्चर में बताया था। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस मालूम हो जाने के बाद उसका टैक्स लायबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, तो वही 7% यहां पर हमने दे रखा है। आपको याद होगा कि एक इंडिविजुअल है, HUF है। इंडिविजुअल या HUF का 3 स्टेटस हो सकता है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या नॉन रेसिडेंट हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो आपका बच रहा है, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कंपनी, इन सब का या तो ये रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। 2 ही हो सकता है, याद रहेगा। एक इंडिविजुअल या HUF के केस में 3 स्टेटस हो सकता है। अदरवाइज जितना बच रहा है उसका 2 ही स्टेटस हो सकता है, या तो वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। क्लियर? तो ये चीज हम लोग निकालना देख चुके थे पीछे के ही क्लास में और हम सारा कॉन्सेप्ट दे दिए थे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो आज देखने वाले हैं कि एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस जब मालूम हो जाता है कि नहीं ये बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तो ऐसे बंदे को यानी कि ऐसे पर्सन को किस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा और किस इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आई मीन कौन सा इनकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा और कौन सा इनकम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल है और कौन सा इनकम नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल है। ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। हम आपको बता दें, इनकम को 2 पार्ट में रखेंगे। इनकम को 2 पार्ट में रखेंगे। एक हमारा होगा इंडियन इनकम, एक हमारा क्या होगा इंडियन इनकम, और दूसरा हमारा होगा फॉरेन इनकम। एक हमारा होगा इंडियन इनकम और दूसरा होगा फॉरेन इनकम। जो इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके इनकम अर्न किया जाता है उसे बोलते हैं इंडियन इनकम। बात समझ में आ रहा है? इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके जो इनकम अर्न किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इंडियन इनकम। इंडियन टेरिटरी में के अंदर जो भी रिसोर्सेज का यूज करके बंदा कहीं का भी हो, वर्ल्ड का कहीं का भी हो, अगर वो बंदा हमारे इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके इनकम अर्न किया तो वो इंडियन इनकम होगा। और इंडियन इनकम पर तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, सबको इंडियन इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। अब रही बात फॉरेन इनकम पर, तो फॉरेन इनकम पर किसको टैक्स देना पड़ता है? फॉरेन इनकम पर ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही टैक्स नहीं देना पड़ता है। बात को समझने का कोशिश कीजिए। यहां पे हम आपको बता रहे हैं इंडियन इनकम पे सबको टैक्स देना पड़ेगा। किस पे? सबको टैक्स देना पड़ेगा। कौन से इनकम पर? इंडियन इनकम पे। तीनों को देना पड़ेगा। अगर फॉरेन इनकम है तो उसको 2 पार्ट में रख दो। 2 पार्ट नहीं बोल सकते हैं, एक ही फॉरेन इनकम समझो। फॉरेन इनकम पर ओनली किसको टैक्स देना पड़ेगा? OR को, ऑर्डिनरी रेसिडेंट को। बाद बाकी किसी को नहीं देना पड़ेगा। अगर इसी फॉरेन इनकम में एक ऐसा इनकम है, फॉरेन इनकम में ही एक ऐसा इनकम होता है जिस पर NOR को भी टैक्स देना पड़ता है, जिस पर NOR को, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को भी टैक्स देना पड़ता है। अब कौन सा इनकम होगा फॉरेन इनकम? देखो, फॉरेन इनकम कोई भी हो, फॉरेन इनकम कोई भी हो, उस पर OR ही टैक्स देगा, उसके हाथ में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन फॉरेन इनकम में एक ऐसा इनकम जिस पर NOR को भी टैक्स देना पड़ेगा, NOR को भी टैक्स देना पड़ेगा। क्या है देखते हैं। फॉरेन इनकम पर
OR को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन फॉरेन इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर बिजनेस से हुआ है या प्रोफेशन से हुआ है, फॉरेन इनकम इन फॉरेन कंट्री, कहां पे? फॉरेन कंट्री में, which आर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अगर उस बिजनेस और प्रोफेशन का, उस बिजनेस और प्रोफेशन का कंट्रोल और मैनेज कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है, तो NOR को भी टैक्स देना पड़ेगा। इसको तो देना ही देना है, फॉरेन इनकम कोई भी हो, इसको तो देना ही देना है OR को, लेकिन NOR को भी देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ध्यान से सुने, इंडियन इनकम पे सभी को टैक्स देना पड़ेगा। सभी बोले तो चाहे वो OR हो, NOR हो या NR हो, तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। फॉरेन इनकम पर ओनली OR को टैक्स देना होता है, लेकिन एक ऐसा फॉरेन इनकम जो बिजनेस या प्रोफेशन से हुआ है फॉरेन कंट्री में, और उस बिजनेस और प्रोफेशन का कंट्रोल और मैनेज कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है, तो उस इनकम पर OR तो देगा ही देगा, लेकिन NOR भी देगा। NOR के लिए भी टैक्सेबल होगा। क्लियर? अब इसी चीज को हम लोग यहां पर एक लिख दिए। ओके, आइए यहां पे समझते हैं टैक्सेबल इनकम के बारे में। हमने यहां पे लिख रखा है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इस करदाता को देसी और विदेशी, बोले तो इंडियन और फॉरेन, देसी और विदेशी दोनों आयों पर कर देना होता है। अभी जस्ट बताया आपको। क्लियर? ऑर्डिनरी रेसिडेंट को देसी इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो, दोनों पर टैक्स देना पड़ता है। OR को, ऑर्डिनरी रेसिडेंट को इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों पर टैक्स देना पड़ता है। NOR को इंडियन इनकम पर टैक्स देना पड़ता है, साथ ही साथ वो फॉरेन इनकम जो बिजनेस और प्रोफेशन से हुआ है और उस बिजनेस और प्रोफेशन का कंट्रोल कहां? इंडिया से हो रहा है, तो उस पर भी टैक्स देना होगा। इस करदाता को भारतीय आय यानी कि इंडियन इनकम पर तो कर देना ही होता है, लेकिन साथ ही साथ उन विदेशी आयों पर भी कर देना होता है जिसका उपार्जन, उपार्जन बोले तो अर्न, एक्टिव, व्यापार या पेशा, बिजनेस और प्रोफेशन से हुआ हो, बशर्ते उस बिजनेस और प्रोफेशन का कंट्रोल भारत से होता हो। अगर इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है उस बिजनेस और प्रोफेशन का, तो NOR के केस में टैक्सेबल नहीं होगा। भले फॉरेन कंट्री में बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रहा है, लेकिन अगर उस बिजनेस और प्रोफेशन का कंट्रोल हमारे इंडिया से नहीं हो रहा है, तो NOR के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। OR में तो होगा ही होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट को तो टैक्स देना ही होगा। और NR नॉन रेसिडेंट की बात करें तो इस व्यक्ति करदाता को केवल इंडियन इनकम पर ही टैक्स देना होता है। अच्छा, एक चीज तो हम आपको बता दिए कि देखो, इंडियन टेरिटरी के अंदर यानी कि इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके कोई भी इनकम अर्न किया जाता है तो वह इंडियन इनकम होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्लियर? ओके सर, इंडियन इनकम। लेकिन इंडियन इनकम पहचान करने का एक और तरीका है, जो दूसरे कंट्री में हम अर्न करते हैं, दूसरे कंट्री में अर्न किए लेकिन फिर भी वो हमारे इंडिया में इंडियन इनकम हो जाएगा। कैसे? अगर ध्यान से सुनो, नोट, इनकम एक्टिव अगर इंडिया में कमाया है इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके तो वो इंडियन इनकम, या रिसीव्ड, या इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, डायरेक्ट कमा रहे हैं कहीं भी, वर्ल्ड के किसी भी कोना में हम किसी भी कंट्री में अर्न कर रहे हैं, कहीं भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन वह डायरेक्ट रिसीव्ड कहां होता है? हमारे इंडिया में। तो वो तो एक्टिव और रिसीव्ड दोनों में से कोई भी एक क्रिया यानी कि इस दोनों में से कोई भी एक एक्टिविटी इन इंडिया में होती है तो उसे इंडियन इनकम कहेंगे। सर ये समझे नहीं। देखो, जैसे मैं अमेरिका में अर्न करता हूं लेकिन मेरा सैलरी डायरेक्ट इंडिया के बैंक अकाउंट में आता है, रिसीव्ड होता है इंडिया में, तो वह इंडियन इनकम है। लेकिन अगर मैं अमेरिका में जॉब करता हूं, मुझे सैलरी वहां पे मिलता है, मैं वहां पर सैलरी उठाता हूं, रिसीव करता हूं वहां पे, अब बाद में उसे रेमिटेंस मतलब भेजता हूं, सेंड करता हूं, ब्रॉट टू इंडिया ला रहा हूं, तो वह इंडियन इनकम नहीं होगा, रिसीव्ड लगा होना चाहिए। रिसीव्ड का यहां पर वैल्यू है। क्लियर? सो नोमेरिकल क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नोमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। ओके, तो अपने लोगों को क्या याद रहेगा? याद सर यही रहेगा कि आपने बताया कि OR, NOR और NR किसी भी पर्सन का 3 स्टेटस हो सकता है,
जिसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ का 3 स्टेटस में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो भी पर्सन बचता है वो या तो एनआर होगा या ओआर होगा, यानी कि रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। क्लियर? इंडियन इनकम पर सभी पर्सन को टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो ओआर हो, एनओआर हो या एनआर हो, लेकिन फॉरेन इनकम पर ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स देना पड़ता है। और फॉरेन इनकम अगर बिजनेस और प्रोफेशन से हुआ है जिसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो एनओआर को भी टैक्स देना पड़ेगा उस पर। क्लियर? देना पड़ेगा उसको भी, अगर बिजनेस और प्रोफेशन से हुआ है, कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, तो देना पड़ेगा। चलिए अब एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे ये टैक्सेबल होगा हमारे लिए, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो मिस्टर ए है, अर्न किया है फॉलोइंग इनकम, ये सारा इनकम उसका दे रखा है। ओके, ये सारे के सारे इनकम है। नीचे में जरा आ जाओ और देखो नीचे में क्या कहता है, डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। क्या निकालना है? ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। इफ ही इज, कंडीशन लग गया कि अगर उसे मान लिया जाए कि वह रेसिडेंट है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या होगा? अगर मिस्टर ए नॉन रेसिडेंट हो जाए तो क्या होगा? यानी कि मिस्टर ए ही है और उसका 3 स्टेटस बोला कि मान लो कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो कैसे, कितना उसका टैक्सेबल होगा। अगर मान लो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो कितना रुपया उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, या नॉन रेसिडेंट है तो उसके कितने टैक्सेबल अमाउंट होंगे, ये चीज बोला गया। तो इसी का हमने यहां पर फॉर्मेट बना रखा है, कैसे सोल्यूशन किया जाएगा एक एक करके समझते चलिए। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, जो आपका असेसमेंट ईयर है वो आप असेसमेंट ईयर डाल देंगे यहां पे। पार्टिकुलर्स, ओ आर बोले तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एन ओ आर बोले तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एन आर बोले तो नॉन रेसिडेंट। ओ आर को दोनों इनकम पर टैक्स देना पड़ता है, दोनों इनकम पर टैक्स देना पड़ता है, दोनों बोले तो चाहे वो इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम, इसको ओनली इंडियन इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। और इस बंदे को इंडियन इनकम पर टैक्स देना ही पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ 1/2 कर देते हैं, मतलब समझ में आ जाए कि ये बिजनेस और प्रोफेशन से हुआ है और कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो हमें यही याद रखना है कि इस तीनों बंदे को किस किस इनकम पर टैक्स देना पड़ता है, जो हम आपको यहां पे समझा चुके हैं। ओके, जो हम यहां पर आपको समझा चुके हैं, यहां पर क्लियर हम आपको बोल चुके हैं। क्लियर? सो अब हम एक एक करके पॉइंट देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पॉइंट कि कौन सा पॉइंट हमारा क्या होगा। ओके, नाउ पहला पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में चलते हैं हम लोग। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर। अब फॉर्मर एम्प्लॉयर का मतलब जिसके यहां पहले जॉब करते थे, अब छोड़ दिया, रिटायर हो चुके हैं, तो वो हमारा फॉर्मर एम्प्लॉयर कहलाएगा। इन इंडिया, एम्प्लॉयर कहां था? इंडिया में, तो इसको पेंशन कहां से मिल रहा है? इंडिया से। तो कौन सा इनकम हो गया? इंडियन इनकम। भले ही ये बंदा रिसीव्ड इन इंडिया, यूएसए। अब देखो, पहले इंडिया में जॉब कर रहा था, रिटायर हो गया, चला गया यूएसए। अब यूएसए में डायरेक्ट उसे पेंशन मिल रहा है, रिसीव कर रहा है। कहां पर पेंशन रिसीव कर रहा है? यूएसए में। लेकिन वह पेंशन एक्रियू कहां हो रहा है, अर्न कहां कर रहा है? तो इंडिया में। कौन सा इनकम? इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम पर किसको टैक्स देना पड़ेगा? तीनों को। इंडियन इनकम पर किसको टैक्स देना पड़ेगा? तीनों को। सर इसको लिखने का तरीका बताइए। जस्ट अपने को करना क्या है, ये सेम कॉपी ए का जो ये पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयड इन इंडिया रिसीव्ड इन यूएसए, अमाउंट छोड़ करके यहां तक लाइन क्या करना है आपको? यहां पर लिख देना है, ए पॉइंट देना है आपको, और यहां पर वही लाइन आपको सेम टू सेम लिख देना है, वही लाइन सेम टू सेम लिख देना है। और जो अमाउंट है इंडियन इनकम हो गया तो तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 8,000 हम इसमें भी देंगे, 8,000 हम इसमें भी देंगे, क्योंकि इंडियन इनकम पर तीनों को टैक्स देना पड़ता है। 8,000 इसमें देंगे। पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब बी पॉइंट देखेंगे, बी पॉइंट में क्या है। चलो भैया, बी पॉइंट में देखो। बी पॉइंट कहता है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस। पेरिस में बिजनेस है, वहां से प्रॉफिट हुआ है, व्हिच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब देखो,
पेरिस हमारे इंडिया में तो है नहीं, ये फॉरेन कंट्री है, तो फॉरेन इनकम हो गया। लेकिन ये फॉरेन इनकम हमारा कंट्रोल हो रहा है कहाँ से? ये बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से। तो एनओआर को भी टैक्स देना पड़ेगा, एनओआर को भी टैक्स देना पड़ेगा। हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया, अब देखो रिसीव्ड इन इंडिया हो रहा है, आधा, यानी कि 40,000 का आधा अमाउंट रिसीव्ड हुआ इंडिया में, तो आधा अमाउंट तो इंडियन इनकम हो गया। 40,000 का आधा 20,000, 20,000 हमारा इंडियन इनकम हो गया। यहीं पर बच्चा फंस जाता है। देखो हाफ अमाउंट हमें रिसीव्ड, देखो ना लिखा हुआ है यहां पर, रिसीव्ड वर्ड लगा हुआ है भाई, रिसीव्ड लगा हुआ है, इसका मतलब डायरेक्ट आधा अमाउंट हमारे इंडिया में रिसीव्ड हो रहा है। फर्स्ट टाइम रिसीव्ड हुआ मतलब रिसीव्ड। ये इंडियन इनकम आधा हो गया 20,000, और 20,000 बच गया आपका फॉरेन इनकम। अच्छा, पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये यहां तक जो लाइन है आप वो लाइन लिख देंगे, बी का, बी पॉइंट का क्या करेंगे, ये पूरा लाइन आपको अमाउंट छोड़ के लिख देना है। क्लियर? 20,000 हमारा इंडियन इनकम हो गया, ध्यान से सुनो, 20,000 इंडियन इनकम हो गया, बात को समझो। यस, तो इंडियन इनकम क्योंकि रिसीव्ड हो रहा है, हाफ अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है इंडिया में, तो 20,000 इंडियन इनकम पर तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। जी सर, तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, तीनों को टैक्स देना पड़ेगा 20,000 पे। ओके, अब बच गया कितना? 20,000। 20,000 अब हमारा फॉरेन इनकम है, तो फॉरेन इनकम पर किसको टैक्स देना पड़ता है? तो सिर्फ ओआर को। लेकिन वो फॉरेन इनकम किससे हुआ है? बिजनेस से हुआ है। देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, किससे हुआ है? बिजनेस से हुआ है। और इस बिजनेस का कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। तब जब किसी बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से होता है तो उस 20,000 पर किसको टैक्स देना पड़ता है? एनओआर को भी देना पड़ता है, एनओआर को भी देना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको समझाने के लिए हम 2 बार यहां पर 20,000 लिखना पड़ा हमें कि कैसे हुआ टैक्सेबल। अगर इस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से नहीं होता तो क्या ये 20,000 इसमें आता? नहीं आता, इसमें 20,000 नहीं आता, क्योंकि ये बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, इसीलिए एनओआर को भी टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देख लो, सोच समझ के लिखना पड़ता है। तो इसमें 40,000 टैक्सेबल हो जाएगा, आधा फॉरेन और आधा इंडियन। इसमें भी 40,000 हो जाएगा, आधा इंडियन और आधा फॉरेन। फॉरेन क्यों आया? क्योंकि बिजनेस से हो रहा है और कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। और इसमें सिर्फ 20,000 ही रहेगा, क्योंकि इसको सिर्फ इंडियन इनकम पर ही टैक्स देना होता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा? बहुत अच्छा पॉइंट था, यही पॉइंट मेन है। अच्छा, सी पॉइंट में चलते हैं। क्या कहता है सी पॉइंट? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोसेस से जो भी हमारा इनकम होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो ये लाइन सीधे लिख देना है अपने को, यहां तक ये सीधे लाइन लिख देना है और क्या कर देना है? नील नील नील। क्यों? क्योंकि एग्जेम्प्ट होता है, हम आपको बता चुके हैं। एग्जेम्प्टेड इनकम हमने आपके एक लेक्चर लिया था, उसमें 16-17 पॉइंट हमने बताया था आपको। जो भी पॉइंट बताया था उसमें एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट होता है, और एग्रीकल्चर इनकम भी एक चैप्टर है जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। ओके, तो वो नाम लिखना। इंडिया में अगर एग्रीकल्चर प्रोसेस से मतलब एक्टिविटी से कोई भी इनकम होती है तो एग्जेम्प्ट होती है। ओके, नाउ डी पॉइंट में चलते हैं। क्या कहता है डी पॉइंट? जरा देखो यहां पे, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान। भूटान कहां पे है? अच्छा, बिहार में पड़ता है? नहीं, ये फॉरेन कंट्री है। फॉरेन में हुआ है हमारा एग्रीकल्चर इनकम। कहां पे हुआ है? फॉरेन में। फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम है ये। एंड रेमिटेड टू इंडिया, रेमिटेड मतलब भेजा, रेमिटेड का मतलब होता है भेजना। 10,000 है, तो ये हमारा कौन सा इनकम है? फॉरेन इनकम है, फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम है ये। फॉरेन इनकम बिजनेस प्रोफेशन से तो हुआ नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम है, फॉरेन इनकम है। और इस फॉरेन इनकम पर किसको टैक्स देना पड़ेगा पता है आपको? सिर्फ हुआ सिर्फ, ये पूरा लाइन लिख देना अपना। ओके, जो भी लाइन है सब लिख देना। और अमाउंट कितना था? अमाउंट हम देखे नहीं,
भूटान 10,000 है। इस 10,000 पर केवल व केवल ओनली 10,000 पर सिर्फ टैक्स किसको देना पड़ेगा? OR को। इसको भी नहीं देना पड़ेगा, इसको भी नहीं, क्योंकि NR को तो सिर्फ इंडियन इनकम पर देना पड़ता है, NOR को भी इंडियन इनकम पर देना पड़ता है, और साथ ही साथ फॉरेन इनकम जो बिजनेस और प्रोफेशन से हुआ है। तो ये 10,000 तो बिजनेस और प्रोफेशन से हुआ नहीं है, और OR को तो इंडियन और फॉरेन जो भी इनकम होता है भैया, कहीं भी वर्ल्ड में कमा ले, अर्न कर ले, उसे देना ही पड़ेगा। नाउ ई पॉइंट में चलते हैं। ई पॉइंट देखो क्या कहते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंग्लैंड। प्रॉपर्टी हमारा कहां है? इंग्लैंड में है। एंड रिसीव्ड देयर, प्राप्त कहां हुआ? वहीं पे। तो फॉरेन इनकम रिसीव्ड भी वहीं हुआ, इंग्लैंड में ही हुआ, कमाया इंग्लैंड में ही, या रिसीव्ड भी हुआ इंग्लैंड में। तो एक्टिव और रिसीव्ड दोनों आउटसाइड इंडिया ही हुआ, तो ये फॉरेन इनकम है। तो फॉरेन इनकम पर किसको टैक्स देना पड़ेगा? ओनली वन। किसको? तो इसको। सिर्फ 8,000 पर इसको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, इस पे नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। ओके, जो लैंड है वो लैंड लिख देना है आपको। 9 पॉइंट नंबर एफ में चलते हैं। एफ नंबर पॉइंट, पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20,000। एग्जम्प्टेड चैप्टर आपको पढ़ा चुके हैं, नॉन टैक्सेबल इनकम पढ़ा चुके हैं। पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एग्जम्प्ट होता है। दैट्स इट। तो ये एफ नंबर का पूरा लिखना है आपको, लैंड। ओके, एफ पूरा लिखना है, और डॉट डॉट जो भी लाइन है वो लाइन दे देना है, और नील 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 कर देना है। एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। ओके, जी में आ जाओ। क्या है जी का पॉइंट? समझने वाला है। इंटरेस्ट फॉर डिवेंचर, यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से हमें इंटरेस्ट मिला है, रिसीव्ड इन लंदन, कहीं भी रिसीव्ड हो जाए कोई बात नहीं है। वो डिवेंचर कहाँ का है? तो इंडियन कंपनी का है। इंडियन रिसोर्सेज का यूज करके आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, तो ये आपका इंडियन इनकम हो गया। और इस इंडियन इनकम पर, इस 5,000 पर तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। 5,000 पे तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। तो 5,000 इसमें भी टैक्सेबल कर दो भैया, 5,000 इसमें भी टैक्सेबल कर दो, और 5,000 इसमें भी टैक्सेबल कर दो, ये तीनों में। ओके, लैंड पूरा लिख देना आप लोग। रिसीव्ड कहीं भी कर ले, लेकिन एक्टिव तो इंडिया में हुआ, रिसीव्ड भले ही कहीं हो रहा है, दोनों में से कोई एक, एक्टिव और रिसीव, दोनों में से कोई एक हुआ है इंडिया में, इंडियन इनकम। 9 आगे चलते हैं। एच पॉइंट में क्या कहते हैं? एच पॉइंट जरा देखो। एच पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड। यूके का है, यूनाइटेड किंगडम बॉन्ड। 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। अब देखो यहीं पर वही चीज आ गया बी पॉइंट में, जो हमने आपको बताया था ना, बी पॉइंट में फॉरेन इनकम आधा आधा करके, वही चीज यहां पर भी आ गया। कहा कि 40,000 इंटरेस्ट हुआ, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है, तो फॉरेन इनकम है 40,000। लेकिन यहां पर मामला क्या है? रिसीव्ड हो रहा है इंडिया में, तो आधा आधा, हाफ रिसीव्ड हो रहा है इंटरेस्ट। 50% इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हो रहा है कहां पर? इंडिया में। तो 50,000 ही हमारा इंडियन इनकम है। सॉरी, 50,000 बोले, 50% ही हमारा इंडियन इनकम। तो 40,000 का 50% 20,000। तो 20,000 तो हमारा इंडियन इनकम, इस पर भी टैक्स, इसके हाथ में भी टैक्स। तो 20,000 इसमें भी आएगा, लेकिन फॉरेन इनकम 20,000। तो 20,000 और 20,000, 40,000 इसके हाथ में टैक्सेबल होगा। क्लियर? 40,000 इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आई पॉइंट में चलेंगे। ओके ओके, 9 डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी। ब्रिटिश कंपनी से हमें डिविडेंड मिला है, रिसीव्ड इन लंदन, लंदन में ही रिसीव्ड हुआ है। 10,000 ये फॉरेन इनकम हो गया आपका। तो ये फॉरेन इनकम ओनली किसको टैक्स देना पड़ेगा? 10,000 पर सिर्फ OR को। इसमें भी एग्जाम्प्ट, इसमें भी एग्जाम्प्ट। जो लैंड है वो लैंड लिख देना अपना भाई। ओके, जो है वही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। यही तो एक इसमें इजी चीज है। तो ये आय हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। जे में चलते हैं। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल है, इंडियन इनकम हो गया। ओके, अब डिविडेंड हमारा असेसमेंट ईयर 21-22 से ही टैक्सेबल हो गया। फाइनेंशियल ईयर आपका प्रीवियस ईयर जिसको बोलते हैं 20-21, वहीं से टैक्सेबल होना स्टार्ट हो गया। तो जे पॉइंट में हमारा 2,000 है, तो यहां पर हम जे लिखेंगे, जो लैंड है वो लैंड लिखेंगे। 2,000 इंडियन इनकम हो गया, इसमें भी टैक्सेबल, इसमें भी टैक्सेबल, और इसमें भी टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? 9 के में चलते हैं।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, जर्मनी में हमने प्लांट बेच दिया, क्लियर। तो फॉरेन इनकम बेचे कहाँ पे, जर्मनी में। लेकिन 50% उस पर जो प्रॉफिट हुआ है वो रिसीव्ड हो रहा है इंडिया में। रिसीव्ड वर्ड लगा है तो आधा हमारा इंडियन इनकम और आधा फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम पर सिर्फ OR को और इंडियन इनकम पर तो तीनों को। तो 60,000 का 30,000, ओके। तो 30,000 इसके हाथ में एज ए इंडियन इनकम टैक्सेबल, इसके हाथ में भी एज ए इंडियन इनकम टैक्सेबल, और इसके हाथ में 60,000, आधा मतलब 30,000 इंडियन और 30,000 फॉरेन इनकम, ओके। ये पॉइंट था ये हमारा। जो लैंड है वो लैंड आपको लिख देना है, क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर L में आता, प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन दिल्ली। दिल्ली में बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस का मैनेज कहीं लंदन से हो कहीं भी हो, लेकिन बिजनेस कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली कहाँ है, इंडिया में है, तो इंडियन इनकम क्या है, इंडियन इनकम है। तो 45,000 तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। ये 45,000 हमारा इसमें भी टैक्सेबल क्योंकि इंडियन इनकम। ये इसमें भी आ जाएगा 45,000 इंडियन इनकम, इसमें भी आ जाएगा 45,000 इंडियन इनकम, और L पॉइंट था ये हमारा, तो L। 9 M में आते हैं, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन। लंदन में हमारा एक प्रॉपर्टी है जिससे रेंट मिला, तो फॉरेन इनकम। डिपॉजिट हुआ वहीं पर इन एट बैंक, वहीं के बैंक में डिपॉजिट हुआ, और ब्रॉट टू इंडिया। ब्रॉट मतलब रिसीव्ड मत समझ लेना, ब्रॉट मतलब बाद में लाया, कभी भी लाया, तो वो इंडियन इनकम नहीं होगा, ये हमारा फॉरेन इनकम ही है 50,000। M पॉइंट में हमारा ये फॉरेन इनकम 50,000, और ये 50,000 ओनली टैक्सेबल किस में होगा, OR में। और ये हमारा M पॉइंट था। जो लैंड है वो लैंड अपना लिख देना भाई, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नाउ N पॉइंट में चलते हैं, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडर इन इंडिया। देखो सर्विस कहां दे रहा है, इंडिया में, तो कहां कमाएगा, इंडिया में। तो ये इंडियन इनकम बट रिसीव्ड इन लंदन, कहीं भी रिसीव्ड कर ले भैया। कमा कहां रहे हो, एक्रिव कहां हुआ, अरे एक्रिव और रिसीव्ड दोनों में से एक्रिव कहां हो रहा है, इंडिया में। दोनों में से कोई एक हो गया इंडिया में, इंडियन इनकम 25,000। ये टैक्सेबल होगा तीनों के केस में 25,000। 25,000 यहां भी हम लोग लिखेंगे, 25,000 यहां, क्योंकि ये हमारा इंडियन इनकम हो गया, ओके। और यहां भी हमारा 25,000, और जो लैंड है N में वो लैंड लिख देना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। क्या करेंगे भाई, टोटल करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम जोड़ लेना जो भी हो आपका। हो कैसा लाइन हो जाता है भाई, ओके। इसको टोटल कर लेना आप लोग, टोटल करके देख लेना कितना आ रहा है, ओके क्लियर। तो ये सारे अमाउंट आप टोटल कर लेना, यहां से लेके यहां तक जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, क्लियर। तो टोटल कर लेना आपको सीधे, क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छा आज हम लोग सीखे क्या इसमें, सर जो पर्सन आपने बताया उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताया। 3 स्टेटस हो सकता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल और HUF का तीनों हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन इंडिविजुअल और HUF के अलावा जितने पर्सन बचते हैं उसका 2 ही स्टेटस होगा, या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। अच्छा टैक्सेबल इनकम की बात करें तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ऑल इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। ऑल इनकम बोले तो चाहे वो फॉरेन इनकम हो या इंडियन इनकम हो। NOR को, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को किस पर टैक्स देना पड़ता है, इंडियन इनकम पर देना पड़ता है। साथ ही साथ उस बिजनेस और प्रोफेशन, उस फॉरेन इनकम पर देना पड़ता है जिसका जो ड्राइव हुआ है कहां से, बिजनेस और प्रोफेशन से, और उस बिजनेस और प्रोफेशन का कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से, क्लियर। और नॉन रेसिडेंट को ओनली इंडियन इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे के क्लास से यही चीज आगे के क्लास से HC मेहरोत्रा, डॉक्टर HC मेहरोत्रा के बुक से इनकम टैक्स जो है, ओके, मेहरोत्रा के बुक से हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ओके।
अगर आप बुक नहीं लिए तो आपको मार्केट में मिल जाएगा, डॉक्टर एस सी मेहरोत्रा का साहित्य भवन पब्लिकेशन का आता है इनकम टैक्स, बहुत अच्छा बुक होता है, जाकर वो ले लीजिए और पढ़िए हमारे साथ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।